अभी तक हमने ये देखा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जो फंक्शन इस्तेमाल हो रहा होता है क्लासिफिकेशन के लिए, जो हमारा फंक्शन है हाइपोथेसिस है, वो एक ख़ास किस्म की शक्ल रखता है और 0 से लेके 1 की रेंज में लाई कर रहा होता है। और जब z की वैल्यू 0 होती है तब इस फंक्शन की वैल्यू 0.5 होती है। ये सब बातें थोड़ी सी और डिटेल में देखते हैं। तो ये हमारा एच ऑफ एक्स है विच इज़ जी ऑफ थीटा टी एक्स, और हमें नज़र आ रहा है कि एच की वैल्यू, हाइपोथेसिस की वैल्यू 0 से लेके 1 तक रहेगी। वो हमें इस ग्राफ से भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पर वो 1 से ऊपर नहीं जा रहा और यहाँ पर 0 से नीचे नहीं जा रहा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा 0.5 का पॉइंट है। ये जो हमारा जी ऑफ सी है, इसको हम इधर हमें जी के अगेंस्ट प्लॉट भी किया हुआ है। और जी ऑफ जी इज एक्चुअली ऑफ द फॉर्म 1/1 प्लस ई की पावर माइनस थीटा टी एक्स या माइनस सी। तो अगर हमारे इस हाइपोथेसिस की वैल्यू 0.5 आ रही है तो हम कह रहे हैं y इज इक्वल टू 1, और अगर इसकी वैल्यू 0.5 से नीचे आ रही है तो हम कहते हैं y इज इक्वल टू 0। यानी हमारी प्रेडिक्शन या 0 होती है 1 होती है, और हमने इस 0.5 के ऊपर, जिसको हमने हाईलाइट किया हुआ है बॉक्स की शक्ल में, बॉक्स के अंदर, इसको हमने कहा कि यहाँ पर हम डिसीजन किया करेंगे। यहाँ आते ही z की वैल्यू, हमारी h ऑफ x की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी हमारी y की वैल्यू 1 हो जाया करेगी, क्योंकि h ऑफ x 0.5 तक पहुँच गया या उससे क्रॉस करेगा तो हम 1 का करेंगे। इसका मतलब सादा सा ये भी है कि जब भी हमें नज़र आ रहा है कि जी ऑफ जी की वैल्यू 0.5 या उससे ऊपर बढ़ रही है, तो ये पॉइंट वो है जहाँ पर z की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 थी। तो z की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 थी तो हम y इज इक्वल टू 1 कह रहे हैं। z की वैल्यू लेस दैन 0 थी तो हम y इज इक्वल टू 0 कह रहे हैं। हमारी प्रेडिक्शन z पर डिपेंड भी कर रही है। z ही तो असल में जी ऑफ सी वहाँ से बना हुआ है। तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं z इज एक्चुअली थीटा टी ऑफ x, हमें पता है। ये देखिए, तो थीटा टी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 1, एंड इफ थीटा टी ऑफ x, थीटा टी एक्स इज लेस देन 0 तो y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी प्रेडिक्शन है। तो ये जो प्रेडिक्शन है हम असल में एक पॉइंट पे कर रहे हैं जो ये 0.5 आ रहा है। इसको हम डिसीजन बाउंड्री भी कह सकते हैं। सपोज ये कुछ पॉइंट्स प्लॉट हुए हैं, ये एक क्लास जीरोस के साथ प्लॉट हुई है या सर्कल के साथ प्लॉट हुई है ब्लू कलर के अंदर, और दूसरी क्लास रेड कलर में क्रॉस बने हुए, ये दूसरी क्लास है हमारी। एज्यूम करते हैं कि ये एक हाइपोथेसिस है जो कि हमारा रिग्रेशन का, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अंदर जो थीटा टी एक्स है वो ये है हमारा, यानी थीटा नॉट, थीटा 1, थीटा 2 की कुछ वैल्यूज़ होंगी, वो हमें ये फंक्शन देंगी, और उसके ऊपर जब जी ऑफ एक्स लगाएंगे तो हमें एच ऑफ एक्स मिल रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि थीटा की वैल्यूज़ ये थी -3, 1 एंड 1, यानी ये बन जाएगा -3 प्लस x1 प्लस x2। सपोज ये हमारा थीटा टी एक्स है। अब थीटा टी एक्स जब ये है तो इसका मतलब सादा सा है, हमने भी देखा था थीटा टी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो हमारी प्रेडिक्शन होगी y इज इक्वल टू 1 की। 1 हम यहाँ पे कह सकते हैं, हमने देखा भी है, उसको हम कह रहे थे पॉजिटिव क्लास है। और अगर थीटा टी एक्स लेस देन 0 होगा तो हमारी प्रिडिक्शन होगी y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो थीटा की वैल्यूज़ हमने प्लग इन की अपने इस पोर्शन में, तो क्या हुआ, हमें -3 प्लस x1 प्लस x2 मिल गया, और इसके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने पर हम कह रहे हैं y इज इक्वल टू 1। इसको जो थीटा टी एक्स है, इसको हमने इस्तेमाल किया अभी तक। इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, ये जो 3 है, इस 3 को हमने इस इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ हम ले गए हैं तो कुछ भी नहीं हुआ। x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसमें तीन चीज़ें यहाँ पर हमने मेंशन की हुई हैं। एक तो चीज़ ये है कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3।
दूसरी चीज़ ये है कि x1 प्लस x2 इज़ ग्रेटर देन 3, और तीसरी चीज़ हम कह रहे हैं कि वो हमारी क्लासिफिकेशन में इस्तेमाल होगी, वो होगी x1 प्लस x2 इज़ लेस देन 3। तो x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पर हम कहा करेंगे पॉजिटिव क्लास, अदरवाइज हम कहा करेंगे नेगेटिव क्लास। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3 पर भी हमने क्या कहना है, पॉजिटिव क्लास कहना है। तो इसका मतलब है जब ये वैल्यू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3 हुई, इस पर -3 प्लस x1 प्लस x2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी थीटा टी एक्स 0 हो जाएगा। तो ये वो पॉइंट था जब थीटा टी एक्स 0 हो रहा था, उस पॉइंट पर हमारा हाइपोथेसिस जो वैल्यू लेगा वो होगी 0.5। इसको अगर हम प्लॉट करें x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 3 को, तो वो इस किस्म की एक लाइन बनती है जो कि 0,3 से भी गुजर रही है और 3,0 से भी गुजर रही है। यानी x एक्सिस पे हमारा x1 है, y एक्सिस पे हमारा x2 है। तो 0 प्लस 3 इज 3, 1 प्लस 2 ये भी 3 है हमारा, 2 प्लस 1 ये भी 3 है हमारा। यहाँ पर अगर आप देखें ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो इसका मतलब है जो हमारी लाइन बनी है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3, वो ये नज़र आ रही है। हम कह रहे हैं कि हमारी डिसीजन बाउंड्री है, जब हमारा h थीटा x 0.5 हुआ उस पॉइंट पर ये हमारी लाइन बनी, तो ये हमारी बाउंड्री बन गई। इससे एक तरफ हमें सारी जो है नज़र आ रही ब्लू कलर में वो नेगेटिव क्लास है, और इसके ऊपर जो हमें सारी नज़र आ रही है रेड कलर में, ये हमारी पॉजिटिव क्लास है। नेगेटिव क्लास हमारी जो है जब x1 प्लस x2 इज लेस देन 3, तो हम उसको नेगेटिव क्लास करें, वो इधर हाईलाइट हो गई, इस ब्लू इलिप्स से हमने इसको हाईलाइट कर लिया। तो हमें डिसीजन बाउंड्री की समझ आ गई। डिसीजन बाउंड्री वो पॉइंट है जहाँ पर हमने देखा कि एक तरफ एक क्लास नज़र आ रही है, दूसरी तरफ दूसरी क्लास नज़र आ रही है। यहाँ पर हमारा जो डिसीजन बाउंड्री प्लॉट करने में हमें आसानी थी वो ये थी कि हमारी डिसीजन बाउंड्री एक लाइन की इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रही थी। अच्छा, जो डिसीजन बाउंड्री है ये इटसेल्फ फंक्शन ऑफ डेटा नहीं है। डिसीजन बाउंड्री हाइपोथेसिस की प्रॉपर्टी है कि हाइपोथेसिस जो होगा वो हमें एक पॉइंट देगा, हमें एक कह लें आप इस केस में एक बाउंड्री देगा। इस केस में हम जैसे एक लाइन दे रहा है जो दो, अगर बाइनरी क्लास प्रॉब्लम है तो दो क्लासेस को डिवाइड कर रहा होगा, उनके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर रहा होगा, उनके बीच में डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर रहा होगा कि अच्छा इसके एक तरफ क्लास ए है और दूसरी तरफ क्लास बी है, या एक तरफ पॉजिटिव क्लास है और दूसरी तरफ नेगेटिव क्लास है। तो ये प्रॉपर्टी हाइपोथेसिस की है, ये डेटा की नहीं है। जो भी हाइपोथेसिस होगा क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम में इस्तेमाल हो रहा होगा, रिग्रेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन में इस्तेमाल हो रहा होगा, वो ये प्रॉपर्टी रखता होगा। पिछले एग्जांपल में हमने देखा था कि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गई थी जो दोनों क्लासेस को डिफरेंशिएट कर पा रही थी। हर मर्तबा हम इतने लकी नहीं होते कि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाए जो गिवन दो क्लासेस को डिफरेंशिएट कर सके, उनको सेपरेट कर सके। जैसे कि हमें इस मिसाल में नज़र आ रहा है कि जो रेड क्लास है और ब्लू क्लास है, इनको सेपरेट करने के लिए हमें कोई एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिल सकती। तो ऐसे सिनेरियोज जहाँ पर हमें कोई स्ट्रेट लाइन एज ए डिसीजन बाउंड्री ना मिल रही हो, जहाँ पर स्ट्रेट लाइन हमें ना मिल सके जो कि दो क्लासेस को डिवाइड कर सके, सेपरेट कर सके, वहाँ पर हम कहते हैं कि हमारी डिसीजन बाउंड्रीज नॉन लीनियर होंगी, वो लीनियर नहीं होंगी। तो इस मिसाल को ज़रा सा डिटेल में देखते हैं ताकि हमें ज़रा समझ आ जाए कि नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज किस तरह की हो सकती हैं। अब क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि हमारी डिसीजन बाउंड्री नॉन लीनियर है, तो यकीनन हमारा जो एच ऑफ एक्स होगा उसमें जो थीटा टी एक्स चल रहा होगा वो लीनियर तो नहीं होगा, वो ज़रा हाई डिग्री पॉलिनॉमियल ही होगा कोई। सपोज ये वो पॉलिनॉमियल है जो हमारी मदद करेगा, और इस पॉलिनॉमियल में जो थीटास की वैल्यूज़ हैं वो हमें मिसाल के तौर पर ये मिली हैं। इन थीटा नॉट की वैल्यू -1 है, थीटा 1 की वैल्यू 0 है, थीटा 2 की वैल्यू 0 है, थीटा 3 की वैल्यू 1 है, जबकि थीटा 4 की वैल्यू भी 1 है।
तो इस पोइनोमियल को सॉरी इन वैल्यूज ऑफ थीटास को देख के हमें नज़र आ जाता है कि थीटा 1 x1 की टर्म खत्म हो जाएगी क्योंकि थीटा 1 इज 0 एंड थीटा 2 x2 की टर्म भी मौजूद नहीं रहेगी क्योंकि थीटा 2 इज इक्वल टू 0। तो पीछे हमारे पास सिर्फ रह गया है -1 प्लस x1² प्लस x2²। ये चीज़ें हमारी रह गई हैं, तो यही हमारी इनइक्वालिटी है। इसका मतलब है हमारी पॉजिटिव क्लास प्रिडिक्ट होगी अगर -1 प्लस x1² प्लस x2² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका ये हम क्यों कह रहे हैं, हमने कुछ देर पहले देखा था कि अगर थीटा टी x 0 से बड़ा होगा या 0 होगा तो हम पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया करेंगे, y इज इक्वल टू 1 प्रिडिक्ट किया करेंगे। तो ये हमारा थीटा टी एक्स है विच इज़ ग्रेटर देन 0 है। तो इसको इस्तेमाल करते हुए हमने ये अपना डिसीजन बना लिया। अच्छा, इस केस में हमारी बाउंड्री क्या है अगर हम देखें, यानी जिस वक्त ये इनक्वालिटी 0 होगी वो कौन सा पॉइंट है, या वो कौन सा वो उस पर हमें क्या मिल रहा होगा, लाइन मिल रही होगी, क्या मिल रहा होगा, ये वो पॉइंट है। यानी जब एच ऑफ एक्स की वैल्यू 0.5 होगी, ये वो पॉइंट है। x1² प्लस x2² वहाँ पर 1 होगा। तो ये जो चीज़ है ये दिस एक्चुअली इफ वी हैव अ लुक एट दिस एक्चुअली इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जिसका रेडियस 1 है। वो कुछ इस किस्म का सर्कल होगा और ये इस केस में हमारी डिसीजन बाउंड्री है। हमने अभी एक सर्कल बना लिया जो कि रेडियस 1 का है और यही हमारी डिसीजन बाउंड्री है। यानी जैसे पिछली डिसीजन बाउंड्री में था लाइन वाली में कि लाइन के एक तरफ एक क्लास थी और लाइन के दूसरी तरफ दूसरी क्लास थी। तो हम कहना ही चाह रहे थे कि डिसीजन बाउंड्री के एक तरफ एक क्लास होगी और दूसरी तरफ दूसरी क्लास होगी। ये यहाँ पर भी ट्रू है ये बात कि इस डिसीजन बाउंड्री के एक तरफ ब्लू क्लास है और इस डिसीजन बाउंड्री की दूसरी तरफ रेड क्लास है, क्रॉस वाली। ये हमारी डिसीजन बाउंड्री है। तो अब हम जिस तरफ हम रेड क्लास कह रहे हैं वो पॉइंट्स बनते हैं हमारे जो रेड वाले पॉइंट्स थे। ये जो डिसीजन बाउंड्री है वंस अगेन जैसे हमने पहले बात की थी कि डिसीजन बाउंड्री जो है ये हमारे हाइपोथेसिस की करेक्टरिस्टिक है कि उसने डिसीजन बाउंड्री दी है। हाइपोथेसिस की वैल्यू जहाँ पर 0.5 आ रही है वो हमारी बाउंड्री है। तो हमारी अब इस डिसीजन बाउंड्री की एक तरफ जो पॉजिटिव क्लास है वो किस तरफ है, वो इस तरफ है जब x1² प्लस x2² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और दूसरी तरफ हमारी नेगेटिव क्लास है जब x1² प्लस x2² इज लेस देन 1। ये हमारी नेगेटिव क्लास है। तो लेबल्स अगर हम देखें तो हमारे y इज इक्वल टू 0 सर्कल के अंदर वाले पॉइंट्स हैं, y इज इक्वल टू 1 सर्कल के बाहर वाले पॉइंट्स हैं चारों तरफ। तो ये हमारी डिसीजन बाउंड्री के एक तरफ हमें नज़र आ गया कि क्या क्या है और दूसरी तरफ दूसरी क्लास है। अगर हम देखें तो किसी एक और सिनेरियो कोई और पॉलिनोमियल भी हो सकता है जो इस्तेमाल हो रहा हो एज थीटा टी एक्स। अभी जो पॉलिनोमियल थीटा टी एक्स के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है वो हो सकता है कोई जैसे हमने ऊपर देखा कोई फंक्शन बना कोई एक सर्कल बना रहा है, वो ज़रूरी नहीं है कि सर्कल बनाए, वो कोई और शेप भी बना सकता है। मे बी कोई बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी शेप इस तरह की हो जो कि डिसीजन बाउंड्री के तौर पर इस्तेमाल हो रही हो, या मे बी कोई इस तरह की शक्ल इस्तेमाल हो रही हो डिसीजन बाउंड्री के लिए, कोई भी और। या हो सकता है कि कुछ क्लासेस इस तरह की शक्ल के एक तरफ फॉर एग्जांपल प्लस और माइनस अगर मैं क्लासेस ड्रॉ कर रहा हूँ तो उसके एक तरफ पॉजिटिव क्लास है और दूसरी तरफ नेगेटिव क्लास है। दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल कि हमें कोई और शेप मिल जाए। तो हम कोई और भी पॉलिनोमियल भी इस्तेमाल कर रहे हो, उसके वो कोई और फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हो लॉजिस्टिक फंक्शन, तो मतलब जिससे मेरी मुराद है कि आपने थीटा टी एक्स कोई भी इस्तेमाल किया हुआ है, तो वो हो सकता है कि उसकी जो डिसीजन बाउंड्री हो वो किसी और शक्ल की हो एज़ कम्पेयर टू सर्कल और लाइन, वो कोई भी शक्ल हो सकती है। लेकिन वो डिसीजन बाउंड्री होगी ज़रूर उस पॉइंट के एक तरफ हम कहेंगे, हमें डिसाइड करना होगा कि इसके ऊपर हमारी एक क्लास है और उसके नीचे हमारी दूसरी क्लास है।
तो अब देखने की ज़रूरत ये है कि हम कब कहेंगे कि हमारी क्लासिफिकेशन ठीक हुई है या गलत हुई है। हमें ये कैसे पता चलेगा? इसका मतलब है हमें इस फंक्शन को स्टडी करने की ज़रूरत है। ये फंक्शन क्या है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखने के लिए, इस पॉइंट को देखने के लिए फंक्शन क्या है और कब इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, कब इसकी परफॉर्मेंस बुरी होती है, हमें पहले की तरह अपने कॉस्ट फंक्शन को देखना पड़ेगा। तो आगे जाके देखते हैं कि हमारा कॉस्ट फंक्शन क्या है, जिसके ज़रिए हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि हमारी क्लासिफिकेशन कितनी अच्छी या आए अब देखते हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में हमारा कॉस्ट फंक्शन किस तरह का होगा। ये कॉस्ट फंक्शन ज़ाहिर है हम इसकी बेस पे ये भी मेजर कर सकते हैं कि हमारी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है क्लासिफिकेशन की। हम दो गिवन हाइपोथेसिस को कंपेयर भी कर सकते हैं कि कौन सा हाइपोथेसिस बेहतर है। यकीनन जिसके कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू कम होगी वो बेहतर होगा, और यही कॉस्ट फंक्शन हमारे काम आएगा अगर हमें पैरामीटर्स थीटा जो है वो फिट करने हो, तो वो वहाँ पर भी हमारा ये कॉस्ट फंक्शन काम आता है। जैसे लीनियर रिग्रेशन में हम अपने कॉस्ट फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए देख रहे थे कि हमारा थीटा की वो वैल्यूज़ चूज़ होती थी जहाँ पर कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होती थी। हमारे पास एक ट्रेनिंग सेट है जैसे कि इधर x1 y1 x2 y2 xm ym m ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो हमारे पास जो x होंगे वो x नॉट से xn तक जाएंगे, यानी कि ये x जो हैं हमारे ये n+1 है। हमने देखा था जब हम लीनियर रिग्रेशन को पढ़ रहे थे। तो x हमारे पास x नॉट की वैल्यू 1 होती है क्योंकि हमने ये खुद से एक वेरिएबल ऐड किया हुआ था। और यहाँ पर डिफरेंस क्या है लीनियर रिग्रेशन से, वो डिफरेंस है ये हमारी y की वैल्यू डिस्क्रीट है, या तो 0 हो सकती है 1 हो सकती है। दूसरी चीज़ क्या फ़र्क है? दूसरी चीज़ ये फ़र्क है हमारा जो हाइपोथेसिस है वो अब ये होता है 1/1 + e⁻⁻θ dx। अब हमने कैसे चूज़ करनी है अपने पैरामीटर थीटा? पहले की तरह हम कोशिश करेंगे कि हमारा फंक्शन जो जो कॉस्ट फंक्शन है, ये जो लॉस फंक्शन है, उस पर हम वो पॉइंट आइडेंटिफाई करें जो उसका मिनिमा है। ये हमारा वहाँ पर भी ये ऑब्जेक्टिव होता था। जिस पॉइंट पर उस कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आती है हम कह देते हैं ये पॉइंट थीटास की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब अपने कॉस्ट फंक्शन को प्लॉट करते थे ना थीटा के अगेंस्ट, एक्स एक्सिस पे थीटा होता था और वाई एक्सिस पे कॉस्ट फंक्शन जे होता था हमारा, जिसको हम लॉस फंक्शन भी कह सकते हैं। तो वहाँ पर हम मिनिमा फाइंड करने की कोशिश करते थे। तो वो जहाँ पर मिनिमा आता था वो हमारी थीटा की वैल्यूज़ रिक्वायर्ड वैल्यूज़ होती थी। तो इधर भी हम यही चाहेंगे कि हमारा लॉस फंक्शन ऐसा हो जहाँ पर हमें मिनिमा जो मिले वो ग्लोबल मिनिमा हो। लीनियर रिग्रेशन में हमारा जो फंक्शन था कॉस्ट फंक्शन, वो लॉस फंक्शन इस तरह का था जिसमें हमने कहा था ये सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर है और उसको हम सम करते ओवर सेट ऑफ एग्जांपल्स, ट्रेनिंग एग्जांपल्स, और हमने कहा था ये फंक्शन हमारा जे ऑफ थीटा है। अब हमारा एच ऑफ एक्स हमने भी कुछ देर पहले देखा था वो डिफरेंट फॉर्म का है। तो ये वाला जो फंक्शन है हमारा, इसको हम री राइट करें अगर फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन तो वो इस तरह का बन जाएगा। यानी हमारा एच ऑफ एक्स यहाँ पे मैंने प्लग इन कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो इस कॉस्ट फंक्शन की शक्ल ये निकल आई है। अगर मैं एक और सब्स्टिट्यूशन कर दूं, मतलब इस पार्ट की, क्योंकि ये पार्ट ज़रा सा अलग पार्ट है। ये पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि what is the cost that the algorithm, the classification algorithm has to pay to output a particular hypothesis value, जो भी उसकी आउटपुट वैल्यू होगी 0.7, 0.5, 0.8, whatever the value is, the cost that the algorithm has to pay
to output h of xi when actual label is yi। ये जो एक्चुअल लेबल है ये yi है, और अगर लेबल की वैल्यू ये हो तो h of xi आउटपुट करने की क्या कॉस्ट है, वो मेरा ये जो बॉक्स के अंदर मैंने चीज़ें रखी हैं वो ये बता रही है। फॉर वन ट्रेनिंग एग्जांपल, यकीनन क्योंकि यहाँ पे h of xi है, इसका मतलब है कि ये उस ट्रेनिंग एग्जांपल के लिए बात हो रही है, y of i भी उस ट्रेनिंग एग्जांपल के लिए बात हो रही है। पर्टिकुलर ट्रेनिंग एग्जांपल i हमारा ट्रेनिंग एग्जांपल्स के ऊपर आइटरेशन का इंडेक्स। अच्छा, अगर हम इस हिस्से को, ये जो बॉक्स के अंदर है, इस हिस्से को कह दें कि ये हमारी, इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं नाम के साथ कॉस्ट है। दिस इज कॉस्ट ऑफ पेइंग, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग hx एज इनपुट व्हेन आउटपुट लेवल इज, व्हेन एक्चुअल लेवल इज y। तो ये हमने इस नाम से इसको कह दिया। तो शायद तो हमारे इस फंक्शन की शक्ल पे क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी कि इस बॉक्स के साथ, इस बॉक्स के यहाँ पर कॉस्ट लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कॉस्ट। तो मैंने कॉस्ट राइट साइड पर दिखाई। अच्छा, अगर हम इस कॉस्ट फंक्शन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद अपना जे प्लॉट करने की कोशिश करें तो जे की शक्ल कुछ इस किस्म की निकलेगी थीटा के अगेंस्ट। यहाँ पे हम क्या प्रॉब्लम देख रहे हैं भला, यहाँ पर जो प्रॉब्लम है हमने डिस्कस की थी एट द टाइम ऑफ लीनियर रिग्रेशन भी, कि अगर हम अब ग्रेडियंट डिसेंट इस्तेमाल करते हुए इस फंक्शन का मिनिमा निकालने की कोशिश करेंगे तो, और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट सपोज यहाँ कहीं हुआ, तो हमारा ग्रेडियंट डिसेंट हमें ये वाला पॉइंट देगा। अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ कहीं हुआ तो ग्रेडियंट डिसेंट हमें ये वाला पॉइंट देगा। अब इसका नुकसान क्या, इसका नुकसान है कि हमने ये वाला पॉइंट जो था ये मिस कर दिया, जो सबसे नीचे हमें ग्रीन कलर में नज़र आएगा, ये वाला पॉइंट हमने मिस कर दिया। असल में हम ये ढूंढना चाह रहे थे, लेकिन हमें बेस्ड ऑन द इनिशियलाइजेशन या तो ये वाला पॉइंट मिलेगा जो मैंने पहले हाईलाइट किया, या दूसरा पॉइंट मिलेगा जो मैंने बाद में हाईलाइट किया। सो इट इंडिकेट्स कि हमारा जो कॉस्ट फंक्शन है इस फॉर्म में जो हमें नज़र आ रहा है, इसका स्क्वायर एरर के फॉर्म में, ये फंक्शन हमें ग्लोबल मिनिमा शायद ना दिलवा सके ग्रेडियंट डिसेंट से। ग्रेडियंट डिसेंट लोकल मिनिमा में कहीं रुक जाएगा, वहाँ कहीं कन्वर्ट कर जाएगा। जो वैल्यू वो देगा वो रिक्वायर्ड वैल्यू, असल वैल्यू नहीं होगी। हम चाह क्या रहे थे, हम चाह रहे थे इस किस्म का फंक्शन जैसा हमारे पास पहले था, ताकि हमें ये वाला पॉइंट मिले जो लोकल, जो ग्लोबल मिनिमा वाला पॉइंट। अच्छा, ये हम जो फंक्शन चाह रहे थे, हमने ये भी देखा था इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, और जो हमने पहले अभी यहाँ पर ड्रॉ किया ये वाला फंक्शन, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन, जिसमें काफ़ी सारे लोकल मिनिमा होते हैं। एक ग्लोबल मिनिमा तो होता है लेकिन लोकल मिनिमास काफ़ी होते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स फंक्शन है जिसमें एक ही मिनिमा होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जे इसी शक्ल का हो, ताकि हमारा ग्रेडियंट डिसेंट जो पहले से बना हुआ एल्गोरिथम में हम समझ भी चुके हैं वो काम तो है हमारे। अगर हम इस तरह का कॉस्ट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो हमारा ग्रेडियंट डिसेंट हमारे काम नहीं आ सकता। तो इससे पता ही चला कि हमारा ये वाला जो कॉस्ट फंक्शन है, जो स्क्वायर एरर वाला, ये शायद, तो ये है वो कॉस्ट फंक्शन जो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये वाला जो फंक्शन है इसमें हमें वो लोकल मिनिमा वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये फंक्शन है क्या, ये फंक्शन कहता है कि जी, इफ़ यू रिकॉल हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं इन आउटपुट की। तो अगर y की वैल्यू 1 हो, यानी लेबल हमारा 1 है, तो हम जो कॉस्ट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे वो ये होगा, और अगर y की वैल्यू 0 होगी तो हम ये वाला कॉस्ट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। इसको अगर हम ड्रॉ करें कॉस्ट फंक्शन को, तो होगा क्या, रिमेंबर दिस z इज h of x है इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर।
लॉग का ग्राफ तो हमें नज़र आ रहा है, ये जो नीचे से मूव करता हुआ उसके बाद वाई एक्सिस के साथ साथ होना शुरू हो जाता है, ये हमारा लॉग ऑफ जी का ग्राफ है। और ये माइनस लॉग का ग्राफ, माइनस लॉग जी का ग्राफ हमें नज़र आ रहा है वो इस तरह से। ये जो पॉइंट है 1 का पॉइंट, इस पॉइंट के बाद ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस से नीचे चला जाता है, माइनस लॉग जी का ग्राफ। और दूसरी तरफ ये माइनस लॉग जी का ग्राफ जो है वाई एक्सिस के साथ साथ चलता रहेगा इस तरह से कुछ। अच्छा जी, अब हमें ये पता है कि हमारे एच ऑफ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 0 से लेके 1 तक। हमारा एच ऑफ एक्स इसके अंदर ही लाई करता है, इससे बाहर तो जाता नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारा हम सिर्फ और सिर्फ इतने एरिया में इंटरेस्टेड होंगे, जो ये वाला एरिया है, जो 0 से लेके 1 तक का एरिया। इसके अलावा हम इस ग्राफ में इंटरेस्टेड नहीं है। तो वो ग्राफ अगर हम देखें तो कुछ इस किस्म का ग्राफ हमें नजर आ जाता है। इसको हम ज़रा अलग से करके बना लिया। तो ये हमारा पॉइंट है 1 और इधर हमारा 0 है। तो ये हमारा कॉस्ट फंक्शन है जब y की वैल्यू 1 होती है। बिल्कुल ऐसे ही अगर हमारे y की वैल्यू 0 होगी तो हमारा कॉस्ट फंक्शन इस शक्ल का हो जाएगा। इसमें अब हमें नज़र ये आ रहा है कि हमारा कॉस्ट फंक्शन 1 के करीब जाके कहीं काफ़ी तेज़ी से ग्रो करना शुरू कर देता है, जबकि इसके बरक्स हमारा कॉस्ट फंक्शन फॉर y इक्वल टू 1 वाला जो है वो 0 के करीब इस तरह से ग्रो कर रहा है। इन दोनों चीज़ों का क्या मतलब है, आइए इसको ज़रा देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो हम कह रहे हैं हमारी कॉस्ट 0 होगी अगर एक्चुअलेबल 1 था और हमने प्रिडिक्ट भी 1 किया, यानी हमने बिल्कुल सही क्लासीफाई किया। ऐसे केस में कॉस्ट 0 होनी चाहिए। तो बिल्कुल ठीक, हम अपने कॉस्ट फंक्शन को कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, उसको बेनिफिट देने की ज़रूरत है। तो हमने इसको कहा कि कॉस्ट 0 है, तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल की वजह से टोटल जो कॉस्ट है उसके कुछ भी ऐड नहीं होगा। रिमेंबर, कॉस्ट फंक्शन जो है, यहाँ पर जो कॉस्ट हमें लिखा हुआ है, ये इवेंचुअली ये सम हो रहा है ओवर नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स m। तो सही प्रिडिक्शन की या सही क्लासिफिकेशन की कॉस्ट एज 0 ऐड होगी। वो कॉस्ट एज 0 ऐड होने का मतलब है कि जो सम है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रही होगी सम के अंदर। तो ये एक अच्छी बात है। इसके बरक्स अगर हम ये वाला पोर्शन देखें तो इस पोर्शन में हम कह रहे हैं कि आपको कॉस्ट काफ़ी सारी बेयर करनी पड़ रही है। यहाँ पर कॉस्ट अप्रोचेस इन्फिनिटी, अगर हम ऐसे ही देखें हमारा फंक्शन ग्रो करता जा रहा है, कॉस्ट अप्रोचेस इन्फिनिटी इफ y इज इक्वल टू 1 बट एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। यानी हमने कोई चीज़ गलत प्रिडिक्ट कर दी है एज नॉन पॉजिटिव या एज नेगेटिव प्रिडिक्ट कर दी है। मिसाल के तौर पे एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल डिफेक्ट प्रोन था, लेकिन हमने उसको नॉट डिफेक्ट प्रोन प्रिडिक्ट कर दिया है। अब वो मॉड्यूल शिप हो गया है कस्टमर को और यूज़र्स अब बता रहे हैं कि ये तो ठीक ठाक मसला है। अब हमारे लिए एक बड़ा इशू बन चुका है, क्योंकि हमने एक डिफेक्ट प्रोन मॉड्यूल को डिफेक्ट फ्री समझते हुए, फॉल्स नेगेटिव कहते हुए उसको आगे जाने दिया, हालांकि हमें वो मॉड्यूल पकड़ लेना चाहिए था। तो हमने एक मिस क्लासिफिकेशन की, हमने एक गलत क्लासिफिकेशन के बाद एक कॉस्ट पे की। तो हम चाहेंगे कि अगर हमारे ड्यूरिंग ट्रेनिंग हमारा मॉडल इस तरह की कोई मिस क्लासिफिकेशन करे तो हम उसको हेविली पेनलाइज करें। यहाँ पर हम उसको कैसे हेविली पेनलाइज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर y का एक्चुअल लेबल 1 था और आपके एच ऑफ एक्स की वैल्यू 0 के करीब आ रही है तो आपकी कॉस्ट इन्फिनिटी के करीब जाएगी, यानी ये बहुत ज़्यादा पेनलाइज करेंगे। अब देखिए उसी सम के अंदर फॉर एवरी मिस क्लासिफिकेशन उस सम में ठीक ठाक बड़ी वैल्यू कंट्रीब्यूट कर रही होगी। तो इससे पता चल रहा होगा कि अच्छा हम तो मिस क्लासीफाई करते जा रहे हैं। हम जो हमारा फंक्शन, जो हमारा एल्गोरिथम होगा वो कोशिश करेगा कि इस कॉस्ट को मिनिमाइज करे, तो वो बहर सूरत वो ये चाहेगा कि हम करेक्ट प्रेडिक्शंस करें। अच्छा,
दूसरी तरफ जहाँ मैंने कहा था कि हमारा फंक्शन ग्रो कर रहा है 1 के साथ साथ जाके तकरीबन, ये हमारा फॉर वाई इज इक्वल टू 0 वाला फंक्शन है। यहाँ पर जो हम कॉस्ट हम दे रहे हैं अपने कॉस्ट फंक्शन को, कह रहे हैं कि आपकी कॉस्ट हाई है, वो कब कह रहे हैं? यहाँ पर भी मिस क्लासिफिकेशन के टाइम पर ही कह रहे हैं। अगर हमारी क्लासिफिकेशन करेक्ट है, यानी हाइपोथेसिस ने भी कहा 0 और एक्चुअली वाई भी 0 था, फॉर वाई इज इक्वल टू 0, हाइपोथेसिस ने भी 0 कहा, वो ये वाला पॉइंट बनता है। तो हमने कहा कि कॉस्ट में कुछ भी ऐड नहीं होगा, ये तो 0 कॉस्ट है। लेकिन अगर एक्चुअल लेवल वो 0 और हाइपोथेसिस ने कहीं 1 कह दिया, तो आप देखें हम बिल्कुल इसका उलट कर रहे हैं। जो यहाँ पर हमने कॉस्ट इक्वल टू इन्फिनिटी वाली बात की थी, हम वही काम यहाँ पर कर रहे हैं डिफरेंट पॉइंट के ऊपर। बस उधर मैं 0 पे वाला काम कर रहा था जब मैंने एक्चुअल लेवल 1 होने पर हाइपोथेसिस ने 0 कहा था, वहाँ पे क्या था, कॉस्ट अप्रोचेस इन्फिनिटी। इधर भी ऐसे ही है, अगर एक्चुअल लेवल 0 है लेकिन मेरा हाइपोथेसिस ने 1 कह दिया है, तो अब मेरी कॉस्ट वेरी हाई होगी। ये जो वेरी हाई कॉस्ट है, ये उस कॉस्ट के समेशन के अंदर ज़रा बात ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी। अब वंस अगेन एल्गोरिथम पेनलाइज हो रहा होगा और एल्गोरिथम कोशिश करेगा कि वो करेक्ट प्रेडिक्शन की तरफ आए। करेक्ट प्रेडिक्शन के पॉइंट्स एक तो ये है और दूसरा ये है। तो ये हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कॉस्ट फंक्शन है। हमने देख लिया प्लॉट करने के बाद ये नज़र किस तरह का आता है। तो अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी कि हम अपने इस कॉस्ट फंक्शन को इसमें हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन की हुई थी। इस पार्ट को हमने कहा था ये कॉस्ट है, जो हमारा टोटल जे है जिसको हमने इवेंचुअली मिनिमाइज करना है। उसके अंदर ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को हमने कहा था दिस एक्चुअली इज कॉस्ट। इसको हमने कॉस्ट के साथ कुछ देर पहले सब्स्टिट्यूट किया था आसानी के लिए, कुछ समझने के लिए। तो अब हमारा जो कॉस्ट फंक्शन है वो कुछ देर पहले हमने देखा कि इस तरह का नज़र आ रहा था कि कॉस्ट ऑफ एच ऑफ एक्स वाई, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पर्टिकुलर आउटपुट एच ऑफ एक्स when a label is y is this minus log h of x and minus log 1 minus h of x for values of y is equal to 1 and y is equal to 0 respectively। याद रखें हमारे पास जो y की वैल्यू है वो या तो 0 है या 1 है, इनके बीच में ऐसे ट्रेवल नहीं करिए, डिस्क्रीट वैल्यू है, ये कंटिन्यूस वैल्यू नहीं है। तो अब अगर हम इसी कॉस्ट फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी हमें इधर इफ लगाना पड़ा था ना ऊपर इस जगह पर कॉस्ट फंक्शन के साथ कि अगर y की वैल्यू 0 है तो ये होगा, y की वैल्यू 1 है तो ये होगा। यहाँ हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा, ये हमारा कॉस्ट फंक्शन ज़रा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। इधर क्या हुआ है, इधर हमने सिर्फ ये किया है कि माइनस वाई मल्टीप्लाई कर दिया है इस ऊपर वाली टर्म के साथ, और सॉरी y मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वाली टर्म के साथ, और 1 माइनस वाई मल्टीप्लाई कर दिया है नीचे वाली टर्म के साथ, और इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दिया। यानी फॉर y इज इक्वल टू 0 वाली टर्म और फॉर y इज इक्वल टू 1 वाली टर्म, इन दोनों टर्म्स को ऐड किया, एक के साथ y मल्टीप्लाई किया, एक के साथ 1 माइनस वाई मल्टीप्लाई किया। इससे क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट सादा सा है। मिसाल के तौर पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमें y इज इक्वल टू 1 का केस डील करना है। अगर हमें y इज इक्वल टू 1 का केस डील करना है तो यकीनन ये 1 माइनस वाई विल बिकम 0, एंड व्हेन दिस टर्म बिकम 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया। तो कॉस्ट फंक्शन की शक्ल ये रह जाएगी। अगर आप देखें तो ये जो शक्ल है ये एग्जैक्टली ये शक्ल है, इन दोनों शक्लों में कोई फ़र्क नहीं है। तो हमने y इज इक्वल टू 1 का केस देख लिया कि हमारा कॉस्ट फंक्शन असल में वही है, सिर्फ हमें इस कॉस्ट फंक्शन को लिखने का तरीका ज़रा सा बदला है। दूसरा केस देखते हैं जहाँ पर y इज इक्वल टू 0 है। y इज इक्वल टू 0 में क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 में हमारा कॉस्ट फंक्शन इस शक्ल में आ जाएगा। याद रखें जब y इज इक्वल टू 0 है तो ये वाली टर्म 0 हो गई है, और जब ये टर्म 0 हुई है तो ये पूरी टर्म हमारी ख़त्म हो गई। जब ये वाली टर्म ख़त्म हुई तो हमारे पास पीछे रह गया माइनस
1 माइनस वाई लॉग 1 माइनस एच थीटा एक्स। तो y की वैल्यू क्योंकि 0 है तो ये 0 पर जब सब्स्टिट्यूट किया तो इसेंशली हम यहाँ पर पहुँच गए। तो ये भी अगर हम देखें तो दिस इज द सेम टर्म जो कि माइनस लॉग 1 माइनस एच थीटा एक्स थी। तो इस तरह से हम अपने कॉस फंक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर हमने अपना कॉस फंक्शन लिखा है तो वो इस तरह का नज़र आ रहा है। जैसा कि ये रेड कलर मैंने अंडरलाइन किया कॉस्ट को, तो ये हमारा सिंप्लीफाइड कॉस्ट फंक्शन है। तो इस कॉस्ट फंक्शन को अब हम इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट टाइम ग्रेडियंट डिसेंट के लिए। ग्रेडियंट डिसेंट को हम कहेंगे कि उसने ये वाला कॉस्ट फंक्शन मिनिमाइज करना है। ये बात हम ज़रा देखेंगे अगले अपने लेक्चर के अंदर कि किस तरह से हमारा ग्रेडियंट डिसेंट हमारी मदद कर सकता है। हमें क्या मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर, जो हमने पहले लीनियर रिग्रेशन के लिए बनाया हुआ था, क्या वही